थैंक यू प्रोफेसर सामल जी। डिपार्टमेंट ऑफ लिंग्विस्टिक्स एंड कंट्रास्टिव स्टडी ऑफ ट्राइबल लैंग्वेजेस द्वारा आयोजित रिसेंट ट्रेंड्स इन फोनेटिक एंड फोनोलॉजिकल रिसर्च विषयक एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय वेबिनार में इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर हम सबसे संबद्ध डॉक्टर सुशांतो समन, हेड सेंटर फॉर स्टडीज इन लिंग्विस्टिक्स, बैंडर लम्पुंग यूनिवर्सिटी इंडोनेशिया, डॉक्टर प्रियांकु शर्मा, डॉक्टर सोमदेव कार और इस पूरे आयोजन की कन्वेनर डॉक्टर अनुश्री श्रीनिवासन सहयोगी के रूप में सहभाग कर रहे डॉक्टर जीएस महापात्र, डॉक्टर के सुमन, डॉक्टर हरजीत सिंह और सर्वोपरि इसके पूरे निर्देशक और सूत्रधार प्रोफेसर पीके सामल जी, हमारा तकनीकी स्टाफ, हमारे विशेष कार्य अधिकारी। मुझे बहुत प्रसन्नता है कि एक गूढ़ विषय पर यह अंतर्राष्ट्रीय परिचर्चा हो रही है। जब भी हम फोनेटिक या फोनोलॉजिकल रिसर्च की बात करते हैं तो सीधा सीधा इसका संबंध होता है स्वर या ध्वनि से। इसको लेकर के बहुत विशद चर्चा हमारे शास्त्रों में भी हुई है। पूरी दुनिया में आजकल इस पर बहुत ज़्यादा काम हो रहा है, शोध हो रहा है। कानून व्यवस्था के लिए इस पर अनुसंधान बहुत ज़्यादा आवश्यक हो गया है। हमारे यहाँ पाणिनि के सूत्र में और पतंजलि के भाष्य में इस प्रकार की शिक्षा, विचार और विचार के माध्यम से अनुमान और फिर पूर्ण ज्ञान का विशेष विधान किया गया है। लेकिन जब हम इसे साधना की स्थिति में ले जाते हैं तो हमारी मान्यता होती है कि स्वर अथवा ध्वनि और इसके मूल में शब्द अथवा अक्षर ये बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। हमारे यहाँ की व्यवस्था में अक्षर को ही ब्रह्म कहा गया है और नाद को अर्थात ध्वनि को ब्रह्म कहा गया है। तो दोनों का सीधा संबंध ईश्वर से हमारे यहाँ स्थापित है। ऐसा हमारे यहाँ श्रुतियों में और स्मृतियों में वर्णित है। मूल भाव है कि स्वरोदय है क्या, स्वर का उदय होता कहाँ से है, इसे हम सुन कैसे सकते हैं, इसका बोध हमें कैसे हो सकता है, इसी के लिए ध्यान का विधान है। आप कभी सामान्य स्थिति में भी ध्यानस्थ हो जाएं और विशेष करके उस स्थल पर जहां अन्य किसी प्रकार की ध्वनियां आपके पास नहीं पहुंच रही हैं, अर्थात नीरवता की स्थिति से कहते हैं, जहां पूर्ण शांति हो, आप ध्यानस्थ हों तो आपको अपनी नासिका से स्वर सुनाई देगा। इसीलिए स्वर संधान का पहला केंद्र हमारी नासिका होती है और उसी से जो हमारा श्वास निकलता है उसी को हम स्वर कहते हैं और इस पूरी प्रक्रिया को स्वरोदय कहते हैं। आप जहाँ कहीं भी हैं, सुन रहे हैं मेरी बात, तो नाक के दो छिद्र, दाहिने छिद्र से जो स्वर निकलता है उसे सूर्य स्वर कहते हैं और बाएं छिद्र से जो स्वर निकलता है उसे चंद्र स्वर कहते हैं। अगर दोनों से स्वर निकल रहा है, दोनों से श्वसन क्रिया हो रही है, तो इसे सुषुम्ना स्वर कहते हैं। और इन तीनों के आधार पर हम विद्यमान और आगत दोनों का अनुमान कर लेते हैं। यह ज्योतिष से संबंधित है, अभी प्रोफेसर सामल जी इस पर चर्चा भी कर रहे थे, और विज्ञान से संबंधित। ज्योतिष अपने आप में एक गणितीय विज्ञान है जिसमें अनुमान का अंश बहुत ज़्यादा कम है और भाष्य का अंश बहुत ज़्यादा है। इस श्वसन क्रिया का भी हम इसी तरह से भाष्य करते हैं। हमारे शरीर में एक तरफ ईड़ा नाड़ी है, दूसरे तरफ पिंगला है और बीच में सुषुम्ना है। ईड़ा से सीधा संबंध चंद्र स्वर का होता है, पिंगला से सीधा संबंध सूर्य स्वर का होता है और मध्यस्थ सुषुम्ना से संबंध सुषुम्ना स्वर का होता है। यह स्वर ही हमारे जीवन का आधार होता है। अगर हम इसके बारे में अध्ययन कर लें, इसके बारे में हम साधना कर लें, तो हम बहुत कुछ आगत घटनाओं के विषय में विज्ञ हो सकते हैं और तदनुकूल व्यवहार या आचरण कर सकते हैं, जिससे इस नाद, स्वर, ध्वनि अथवा श्वसन का बोध हो जाता है ध्यान के माध्यम से अथवा गहन अभ्यास के माध्यम से।
वह हर मिलने वाले व्यक्ति के बारे में समझ सकता है। इसीलिए यह अनुमान के ऊपर ध्यान शास्त्र कहा जाता है कि अगर आपके पास कोई मिलने आया तो उसकी आवाज़ से आप पहचान सकते हैं उसका मंतव्य क्या है। पूरे परिवेश में आप इस तरह से समझने की प्रक्रिया को आगे बढ़ा सकते हैं। वस्तुतः यही स्वर जब ध्वनि के रूप में वाणी से निकलता है तो संवाद और संवाद संप्रेषण का माध्यम बन जाता है। इसी से भाषा विकसित होती है और भाषा दो रूपों में व्यक्त होती है, एक होती है मौखिक और दूसरी होती है लिखित। लेकिन इस स्वर विज्ञान का संबंध मौखिक भाषा से होता है जिसका हम उच्चारण करते हैं। इसलिए इस पूरी प्रक्रिया में, इसके समझ की प्रक्रिया में 3 स्थितियां बनती हैं और तीनों पर हमें विशेष ध्यान देना चाहिए। एक होता है उच्चारण, दूसरा होता है संचरण और तीसरा होता है यांत्रिक। जब हम स्वयं बोल रहे होते हैं तो यह उच्चारण भाव की स्थिति होती है। हमारी वाणी कहाँ तक पहुँचती है, इसमें निहितार्थ क्या है, हम क्या सोच रहे हैं और किसके लिए सोच रहे हैं, अगर हमें इस शास्त्र का बोध है तो हम जान जाएंगे। दूसरी अवस्था होती है संचरण की। संचरण 2 रूपों में होता है। एक तो कहीं बोला गया शब्द मेरे पास तक आता है अथवा मेरे द्वारा बोला गया शब्द कहीं जाता है, तो इसका माध्यम होता है और इसका माध्यम है वायु, और कण होते हैं शब्द में निहित जो जुड़ करके एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचते हैं। विज्ञान की भाषा में संभवतः तरंग दैर्घ्य इसको कहा जाता है। इस तरह से हमारी आवाज़ पहुंचती है। जो तीसरी स्थिति है इसकी वह है यांत्रिक। हमारी वाणी को पकड़ करके जो कहीं अन्यत्र पहुंचा रहा हो, आकाशवाणी के माध्यम से, अथवा आप हमें स्वयं देख रहे हैं और यांत्रिक माध्यम से हमें सुन भी रहे हैं और हमारी भाषा शैली का आप अनुमान कर रहे होते हैं, तो 3 दशाएं होती हैं इस पूरे स्वर विज्ञान की। उच्चारण किस प्रकार का है, पहुंच कैसी है, और इस पहुंच को बढ़ाने, घटाने, सीमित करने या समाप्त करने में यांत्रिक विधान किस तरह से आता है। यह तीनों मिलता है तो शोध, अनुसंधान या रिसर्च का विषय बन जाता है, जिस पर हमें बहुत ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। इन ध्वनियों की भी 2 शाखाएं होती हैं। एक खंडित ध्वनि होती है और एक अखंडित या खंडेतर ध्वनि होती है। जिसे हम खंड ध्वनि कहते हैं वह खंडित नहीं होती, वह अंश में होती है, और जिसे हम खंडेतर ध्वनि कहते हैं वह खंडित भी होती है और अव्यक्त भी हो जाती है। इसका हम मूल्यांकन यांत्रिक विधा से करते हैं। लेकिन जिसमें अस्थायित्व है उसे खंड ध्वनि कहते हैं। अ, ई, क, ख इस तरह से जो ध्वनियाँ चलती हैं बहुत देर तक रह जाती हैं। हम इसे नाद ब्रह्म अथवा अक्षर ब्रह्म इसलिए कहते हैं कि हमारे द्वारा जो कुछ भी बोला जाता है वो हमेशा रहता है, शब्द क्षरित नहीं होते और हमारी आवाज़ कभी समाप्त नहीं होती। इसीलिए हमारे यहाँ विधान है कि आप बोलने से पहले विचार करिए। वाणी तो अनमोल है, जो कोई बोले जान, ये तराजू तौलिए तब मुख बाहर आन। यह अनमोल है, इसकी कीमत नहीं लगाई जा सकती। पहले हृदय में विचार करिए, फिर वाणी से इसे व्यक्त करिए। इतनी इसकी मान्यताएं होती हैं, तब जाकर जो स्वरोदय है, स्वर विज्ञान है, ध्वनि विज्ञान है, इसका हम निश्चित रूप से अध्ययन कर पाते हैं। और आज के संदर्भ में ध्वनियाँ 2 फलक पर 2 रूपों में दिखलाई देती हैं। एक होती है अघोष और एक होती है सघोष। कभी कभी हम मन में मंत्र का उच्चारण कर लेते हैं लेकिन ध्वनि निकलती है। जैसे नासिका से जो श्वसन क्रिया होती है, आप एकांत में बैठकर ध्यान लगाएं तो आपको श्वास पता चल जाएगा। अगर वो कान से नहीं पता चलता है तो आप उसके सामने हाथ लगाइए, हथेली से आपको उसका नाद पता चल जाता है। तो जब हम मंत्रस्थ होते हैं तो यह ध्वनि हमारी अघोष होती है। चिंतन और मनन दोनों की प्रक्रिया में हमारी ध्वनि निकल रही होती है। इसलिए आप देखते हैं हम कहीं बैठकर ओम का उच्चारण कर रहे हैं, मन में कर रहे हैं, श्वसन में कर रहे हैं, तो इसकी आवाज़ दूर तक जाती है। दूसरा इसका स्वरूप है सघोष, जो इस समय आप हमें सुन रहे हैं। यह ध्वनि का सघोष स्वरूप है जिसमें तेजी से स्वर आपके पास तक पहुंच रहा है।
यह सघोष ही वातावरण में हलचल उत्पन्न करता है। जो अघोष ध्वनि है यह हलचल नहीं उत्पन्न, यह स्पंदन उत्पन्न करती है, लेकिन सघोष ध्वनि यह हलचल उत्पन्न करती है। हलचल बहुधा अच्छा नहीं होता, लेकिन सघोष की पहुंच होती है और अघोष की अनुभूति होती है, इसका हमें ध्यान रखना चाहिए। और इसी आधार पर जो हमारी वाणी है, हमारी आवाज़ है, हमारी ध्वनि है, यह कभी अल्प प्राण होती है और कभी महाप्राण होती है। जब हम अपनी बात कह लेते हैं और हमारे परिवेश से ही संबंधित रहती है, तो इसका आशय होता है कि यह अल्प प्राण है, एक सीमित परिवेश के लिए है। लेकिन जब हमारी बात दुनिया के लिए होती है, मानवता के लिए होती है, ओंकार जब हम उत्पन्न करते हैं तो उसका पूरे ब्रह्मांड से संबंध होता है, तब हमारी ध्वनि महाप्राण कही जाती है। वही ध्वनियाँ मायने रखती हैं जो महाप्राण होती हैं, और महाप्राण ध्वनियाँ हमेशा और हमेशा कल्याण के लिए होती हैं। उन्हीं के लिए सत्यम शिवम सुंदरम शब्द का प्रयोग किया जाता है। आज के संदर्भों में इसको लेकर बहुत ज़्यादा चिंतन हो रहा है, अध्ययन हो रहा है और विशेष करके अनुसंधान हो रहा है। कारण मैंने आरंभ में ही कहा कि इसका संबंध शुभ व्यवस्था से तथा समानांतर चले तो कानून व्यवस्था से होता है। शुभ व्यवस्था चिंतन मनन की दुनिया का होता है, जहाँ केवल सबके हित की बात होती है, आत्मोन्नति और सर्वोन्नति की बात होती है। जब कानून व्यवस्था के संदर्भ में हम आते हैं तो इसमें समाज के उन्नयन और हित की बात होती है, लेकिन जो समाज और राष्ट्र विरोधी शक्तियां हैं उनके परीक्षण की बात होती है और उनके लिए अलग से व्यवस्था विधान करती है। और इसी में फोरेंसिक साइंस का विकास हुआ। अपराधियों को पकड़ने के लिए यह फोरेंसिक साइंस आजकल बहुत ज़्यादा चर्चा में है। सारे विश्वविद्यालयों में इसमें प्रयोगशालाएं बननी हैं, कई जगह हैं भी। जहाँ भी पुलिस तंत्र है वहाँ फोरेंसिक साइंस का सहयोग लिया जाता है, क्योंकि हम मनुष्य के स्वभाव को उसकी आवाज़ से पहचान सकते हैं। इसलिए फोरेंसिक साइंस आज इस संदर्भ में ज़्यादा उपादेय हो गया है। और आजकल आप लोग भी सुनते होंगे कहीं फ़ोन टेपिंग हो रही है, अथवा अपराधी की भाषा शैली कैसी है, उसके आधार पर भी हम उसकी पहचान करते हैं। सब जगह आजकल जो कैमरे लगे हुए हैं उसके माध्यम से भी बहुत सारी जानकारियां हो जाती हैं। कैमरे व्यक्ति को सतर्क भी कर देते हैं, सावधान आप कैमरे की जद में हैं। अर्थात आप अगर कुछ बोल रहे हैं तो उसका कहीं अंकन हो रहा है, और इस अंकन के आधार पर आपका मूल्यांकन भी होगा, परीक्षण भी होगा और आपके बारे में जानकारियां भी मिल जाएंगी। जब हम फोरेंसिक और लीगल एस्पेक्ट देखते हैं तो उसमें ध्वनि अथवा स्वर के कुछ खास पहलू पर विचार करते हैं। पहली जो उसकी मान्यता है उसके अध्ययन की कि उस स्वर की आवृत्ति कैसी है, और इस आवृत्ति के आधार पर अर्थात कितने शब्दों में वह भाष्य है जो व्यक्ति कहना चाहता है, और कितने सीमित अथवा असीमित रूप से अपनी बात कहा जाता है, इसे आवृत्ति कहते हैं। दूसरा, अवधि, कितनी देर तक वह बोला, क्या कम समय में उसने अपनी ढेर सारी बातें कह दी, या ज़्यादा समय लिया, बहुत कम कहा, तो इसके आधार पर भी हम उसका परीक्षण कर लेते हैं। दो और हैं जो ज़्यादा मायने रखते हैं, आरोह और अवरोह। उसके बोलने में चढ़ाई कैसी है, भाषा किस तरह से चल रही है, अथवा एक निश्चित ऊंचाई तक जाने के बाद उसकी भाषा का स्वर किस तरह से घट रहा है, हम इसका भी अध्ययन करते हैं फोरेंसिक साइंस में। और इसका लीगल एक एस्पेक्ट होता है। इसके आधार पर वह अपराधी जो दिख नहीं रहा है, अगर अपराधी है तो जिस पर हम अध्ययन कर रहे हैं, उसकी आवाज़ से हम उसकी पहचान कर लेते हैं। कभी कभी अपराधी नहीं भी हो, किसी विशेष प्रसंग में वार्तालाप हो रहा हो, आजकल फ़ोन टेपिंग का बहुत विधान है, आप सब इससे बहुत ज़्यादा अवगत भी हैं, यह सब बार बार अखबारों में आता है। अमेरिका में एक बहुत बड़ी घटना भी हो गई थी इसको लेकर के, वाटरगेट स्कैंडल जिसे कहा जाता था। तो अब इस माध्यम से भी अगर कहीं दो व्यक्तियों का संवाद टेप किया जा रहा है तो उसके माध्यम पर मंतव्य स्पष्ट होता है कि उस संवाद का ध्येय क्या है, क्या वह गुप्तचरी के लिए है, अथवा क्या भविष्य में किए जाने वाले
किसी अपराध के लिए है अथवा अपराध हो गया है तो उसकी जानकारी देने के लिए है। इन सारी चीज़ों का अध्ययन, सारी बातों का अध्ययन हम फोरेंसिक साइंस में करते हैं और फिर तब एक लीगल प्रोसीजर आरंभ करते हैं कि अगर इसमें कहीं अपराध बनता है तो अपराधी तक पहुंच हो जाए, अपराध नहीं है तो इसका कोई अर्थ नहीं होता। कभी कभी व्यक्ति का स्वभाव जानने के लिए भी हम नाद स्वर का अध्ययन करते हैं। आजकल जो हमारा ज्योतिष विज्ञान विकसित हो रहा है, पहले से बहुत ज़्यादा विकसित है। आज के संदर्भों में हम जो प्रयोग कर रहे हैं इसमें शब्द और ध्वनि के माध्यम से व्यक्ति के स्वभाव और भविष्य की जानकारी करते हैं कि अगर व्यक्ति मधुर बोलता है तो भावना प्रधान होगा, व्यक्ति मधुर नहीं बोलता है तो उसके अंदर कहीं न कहीं आक्रोश का भाव निहित होगा। इसका आशय ये नहीं कि सभी में ऐसा होता है, ये कुछ विशेष संदर्भों में इस प्रकार के अध्ययन हुए हैं और उसके ऐसे निष्कर्ष माने जाते हैं। व्यक्ति के लिए जैसे देखने से पता चल जाता है, फेस इज द इंडेक्स ऑफ माइंड। आप किसी व्यक्ति का चेहरा देखिए तो उसके मस्तिष्क में क्या चल रहा है इसका थोड़ा थोड़ा अनुमान हो जाता है। और उसकी वाणी सुनिए, उसकी आवाज़ सुनिए तो इससे पता चल जाता है कि उसके मन में क्या है और उसके भविष्य की दिशा क्या है। केवल मनुष्य से संबंधित ध्वनियों का मायने नहीं है, आप पक्षियों की आवाज़ से भी आगत घटनाओं का बोध कर सकते हैं। जो जीव जंतु वन में संचरण करते हैं उनकी आवाज़ से आप पहचान कर सकते हैं। प्राचीन काल में हम जिस अंचल में हैं वहाँ सूचना तंत्र ध्वनियों के माध्यम से चलता था, इसलिए ध्वनियों के संकेत होते हैं। ध्वनि विज्ञान उन संकेतों का भी अध्ययन करता है। नगाड़े से ध्वनि निकल रही है तो उसका आशय क्या है, बांसुरी से निकल रही है उसका आशय क्या है, धनुष का टंकार है इसका आशय क्या है। तो इस तरह से हम ध्वनियों से बहुत कुछ समझते हैं। आप आसमान में बिजली की आवाज़ सुनकर के अनुमान कर सकते हैं कि बादल किस तरफ होगा और बरसात कितनी देर बाद हो सकती है। तो इसके आधार पर हम ध्वनि शास्त्र के आधार पर बहुत सारी बातें समझ सकते हैं। मनुष्य का मंतव्य और गंतव्य, एक समाज की दिशा और दशा तथा प्रकृति में होने वाले घटनाक्रम, इन सब का अनुमान हम ध्वनि विज्ञान के माध्यम से कर सकते हैं। समाज की व्यवस्था बनाए रखने के लिए इसकी जानकारी आवश्यक है, शासन को सुव्यवस्थित करने के लिए इसकी जानकारी आवश्यक है और इसलिए कभी कभी मौन मुखरित भाषा से भी ज़्यादा मुखर होता है, क्योंकि मौन की अवस्था में ध्वनि तरंगे ज़्यादा तेज़ी से निकलती हैं बनस्पत उच्चारण के माध्यम से। इसलिए संचरण हो, उच्चारण हो अथवा यांत्रिक विधान हो, सभी को जब मिलाते हैं तो यह शास्त्र पूर्ण होता है। आज तकनीकी का युग है, तकनीकी कौशल का युग है, इसलिए हम इस यांत्रिक विधान का विशेष आश्रय लेते हैं। हमारा आपसे संवाद भी इस यांत्रिक माध्यम से हो रहा है जिसे डिजिटल प्लेटफार्म कहते हैं। अब इस प्लेटफार्म पर असीमित सूचनाएं, असीमित शब्द, असीमित स्वर और असीमित ध्वनियाँ अंकित हो सकते हैं और इनके वर्गीकरण, परीक्षण और पुनरीक्षण के माध्यम से हम बहुत कुछ समझ सकते हैं। इसलिए आवश्यक है कि आज हम फोनेटिक और फोनोलॉजिकल रिसर्च के बारे में ज़्यादा ध्यान दें और इसके बारे में भविष्य की दिशा निर्धारित करें। दिशा अच्छे के लिए, अच्छों के लिए, सतत अच्छाई के लिए, और इसे हम पुनः सतत विकास का माध्यम बनाएं। पुरुष प्रकृति के संबंधों को हम बेहतर रूप से व्यक्त करें, संतुलित करें और व्यवस्थित करें, और इस क्रम में हम अपने राष्ट्र को स्वच्छ, स्वस्थ, समर्थ, संपन्न, समृद्ध और आधुनिक संदर्भों में महानतम राष्ट्र बनाएं। आप लोगों ने एक गूढ़ विषय पर वेबिनार का आयोजन किया है, इसके लिए आप लोगों को बधाई और आप सभी के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद।